ओके, सो वेलकम टू मजो। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैट्रिसेस। सो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो आज देखेंगे कैसे उनको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो जो नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो जाकर देख लेना, क्योंकि उसके बिना कुछ समझ नहीं आएगा इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर जे एडवांस 2020 का। तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और अगर कॉन्सेप्ट पता है आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ का तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन टू द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। पता है ट्रेस क्या होता है। अगर ए एक 2+2 मैट्रिक्स है सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज 3 एंड ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज -18, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, बस एक ए मैट्रिक्स है क्योंकि 2+2 मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि इसमें 4 एंट्रीज होंगे ऐसे। अब इसका बोल रहा है कि ट्रेस दिया हुआ है, यानी ट्रेस ऑफ ए हमको गिवन है और हमको ट्रेस ऑफ ए क्यूब गिवन है। तो यहाँ मान लेते हैं कि जो ए है मेरा ए मैट्रिक्स, उसका जो आइगन वैल्यूज़ है वो λ1 λ2 है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, हम पढ़े हैं ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि λ1 λ2 हो जाएगा मेरा 3 बराबर, यानी कि ट्रेस के बराबर। तो यही हम यहाँ पर लिखे, ठीक है। तो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि अगर ए का पावर n हो जाएगा तो आइगन वैल्यू जाता है λ1 का पावर n, λ2 का पावर n और जितने भी लैम्डाज हैं उसके। तो जो ए क्यूब मैट्रिक्स होगा उसका क्या हो जाएगा आइगन वैल्यूज, वो हो जाएगा λ1 क्यूब λ2 क्यूब। तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि λ1 का क्यूब प्लस λ2 का क्यूब। तो ये दो इक्वेशन बस आ गया, हमको निकालना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा। तो ये बताया था कि हमको डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी कि जगह λ1 तो λ2 निकालना है हमको। तो फेयरली सिंपल हो गया। तो λ1 प्लस λ2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, हो जाएगा λ1 का क्यूब प्लस λ2 का क्यूब प्लस 3 λ1 λ2 λ1 प्लस λ2, ठीक है। तो ये हमको गिवन है यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 3 पुट किए तो 3 क्यूब है 27। फिर λ1 क्यूब λ2 क्यूब ये पता है हमको -18 दिया हुआ था और ये भी हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सॉल्व करने जा रहेगा λ1 λ2 5, यही मेरा क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर प्रॉपर्टी पता है आइगन वैल्यूज़ का तो काफ़ी इजीली हो गया, कुछ सॉल्व नहीं करना है, हार्डली 40 से लगना सॉल्व करने में इसको। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है जेई मेंस मार्च अटेम्प्ट 2021 का। सो क्वेश्चन क्या है कि ए मैट्रिक्स है, यहाँ डिफाइन कर दिया है को 2+2 मैट्रिक्स है ये भी, और बी एक मैट्रिक्स है अल्फा कॉमा बीटा, जो कि नल वेक्टर नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो अल्फा और बीटा है उसका वैल्यू 0 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सच दैट ए बी इक्वल टू बी दिया है और ए प्लस डी वैल्यू दे दिया है, देन वैल्यू ऑफ ए डी माइनस बी सी। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डायरेक्ट ना देके लैंग्वेज में लिखा हुआ सब कुछ। जैसे यहाँ इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो ए बी इक्वल टू बी क्या मतलब हो गया कि ए बी इक्वल टू 1 इंटू बी लिखा होगा एक तरह से, हाँ। अब यहाँ ये क्या हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यही फॉर्मेट है यहाँ पर। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है मेरा आइगन वैल्यू और मेरा एक्स क्या होता है आइगन वेक्टर। तो यहाँ मेरे पास लैम्डा की जगह 1 दिया हुआ है, यानी कि मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका एक जो आइगन वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। फिर तुमको दिया है ए प्लस डी 221। तो ए प्लस डी क्या है, यहाँ देखो ए प्लस डी क्या है, ट्रेस है इसका, यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज है ये। तो यहाँ पर λ1 प्लस λ2 कितना हो जाएगा 221, और यहाँ पे λ1 को मालूम है कि 1 है, यहाँ से λ2 क्या आ गया 2020। हमसे पूछा क्या ए डी माइनस बी सी, यानी कि ए डी माइनस बी सी, ये क्या है, ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, ये होता है λ1 इंटू λ2, यहाँ से आ गया λ1 λ2 इक्वल टू 2020। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, अगर प्रॉपर्टी पता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जे एडवांस 2022 का। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे एप्लीकेशन होगा केली हैमिल्टन थ्योरम का, ये डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में हम। सो क्या क्वेश्चन है कि लेट बीटा बी रियल नंबर, ओके, बीटा बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है इसका मतलब। फिर कंसीडर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स डिफाइन किया गया यहाँ पर, और हमको बोला है कि ए रेज़ टू पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 ए का पावर 6 माइनस बीटा रेज़ टू पावर 5 इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा इज। अब सिंगुलर मतलब क्या होता है, तो जिसको नहीं पता है, अगर किसी मैट्रिक्स ए का मॉड अगर इक्वल टू 0 हो जाए देन इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सबको याद होगा ना कि इन्वर्स कब होता है, अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होता है, मतलब अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है तो एक मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्टिबल होगा, इसका मतलब उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसका उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर कि ए जो कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, इसका मतलब है कि इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 0 होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ 9 बीटा पूछा गया। तो जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे ना जहाँ पर एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा हो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को, तो 99% चांस है कि वहाँ पे लग रहा होगा केली हैमिल्टन थ्योरम। और केली हैमिल्टन थ्योरम क्या है कि हर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो जो है ए मैट्रिक्स वो ये था दिया हुआ यहाँ पर, तो इसका हम निकालने का ट्राई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो एक तरीका वही है जो हम बताए पिछले वीडियो में, ए माइनस लैम्डा आई का मॉड इक्वल टू 0 करो, वहाँ से लैम्डा में एक पॉलिनोमियल आएगा, उसमें फिर लैम्डा की जगह ए रख दो। लेकिन वो बहुत लेंदी मेथड है, तो हम बताए थे शॉर्टकट मेथड भी, जो नहीं देखा वीडियो देख लेना। तो शॉर्टकट मेथड क्या था कि हमको पहले निकालना पड़ेगा 3 चीज़। क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना होगा ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो ये है मेरा डायगोनल एंट्रीज, तो बीटा प्लस 1 माइनस 2 यानी हो जाएगा बीटा माइनस 1। फिर निकालना होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना बहुत सिंपल है, अगर हम बीटा के अबाउट इसके अबाउट एक्सपांड कर दें तो एक टर्म 0 हो जाएगा, बीटा के एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा -2 एंड +2 0 आ गया। फिर यहाँ के 1 के अबाउट किए तो ये आ जाएगा 2 - 3 -1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया -1।
अब हमको पता है कि एक चीज़ और निकालना पड़ता है, वो होता है सम ऑफ माइनर अलॉन्ग डायगोनल्स। डायगोनल एंट्रीज के लिए माइनर को फैक्टर सेम ही होता है, लेकिन उसे सीधी माइनर का सम निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो बीटा को पकड़ते हैं, तो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 + 2 0, 0 आ गया। फिर 1 के अबाउट देखेंगे तो ये हो जाएगा -2 बीटा -3। उसके बाद अगर माइनस लगाएंगे कितना होगा, ये हो जाएगा बीटा, तो बीटा आ गया। तो यहाँ आ गया -β -3। तो यहाँ से हमको मिल चुका है तीनों चीज़। तो अब यहाँ हमको पता है कि केली-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि सेटिस्फाई करें अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, यानी कि हम लैम्डा को रिप्लेस करते हैं ए से। a³ माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू ए स्क्वायर प्लस सम माइनर लॉन्ग डायगोनल इंटू ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। आई क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो यहाँ पे 1 की जगह आई लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से बस आ गया a³ माइनस बीटा माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 3 a प्लस आई इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया केली-हैमिल्टन थ्योरम से जो मेरा इक्वेशन आया है। सो ओके, तो यहाँ पास क्या गया, ये आ गया a³ माइनस बीटा माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 3 a प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा था यहाँ पर क्वेश्चन में h⁴ माइनस बीटा माइनस 1 h⁴ माइनस बीटा इंटू h⁴ तो ये यहाँ हम लिख लिए। सो ये हम लिख लिए। अब यहाँ से अगर हम h⁴ को फैक्टर कर ले तो क्या जाएगा, ये a³ माइनस बीटा माइनस 1 a स्क्वायर माइनस बीटा है। अब यहाँ अगर हम ध्यान दें तो a³ माइनस बीटा माइनस 1 a का स्क्वायर माइनस बीटा है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा -3a प्लस आई इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा ये 3a माइनस आई के बराबर, यानी कि जो एक्सप्रेशन है ये हम रिप्लेस कर सकते हैं 3a माइनस आई से। ये कहाँ से आया? ये आया मेरे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो यहाँ से आ गया h⁴ इंटू 3a माइनस आई। अब हमको पता है अगर हम बोथ साइड ले लें मॉड यानी ट्रीटमेंट ले लें, ये हो जाएगा 0 बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्या है, कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब मॉड ए का पावर 4 इंटू मॉड ऑफ 3a माइनस आई जो है वो 0 बराबर है। अब हमको यहाँ पता है कि मॉड ए इक्वल टू -1 था, इसका मतलब मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो 0 होगा ये टर्म, वो ये टर्म है 3a माइनस आई का, यानी कि मॉड ऑफ 3a माइनस आई का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे आएंगे तो 3a माइनस आई निकालना पड़ेगा, तो 3a माइनस आई निकालेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ अगर हम इसको एक्सपांड कर दें इसके अबाउट, तो ये आ जाएगा 3 बीटा माइनस 1 इंटू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि बीटा आ गया 1/3। सो क्वेश्चन पूछा था 9 बीटा का वैल्यू, तो 9 इंटू बीटा हो जाएगा 3। सो अगर केली-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में नॉलेज है तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया हो मैट्राइसेस में पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो उसको काफ़ी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है ए, और यहाँ दिया हुआ है एक रिलेशन दिया हुआ है 6a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस लैम्डा ए प्लस म्यू आई, तो फाइंड लैम्डा प्लस म्यू। अब यहाँ पर अगर हम a इनवर्स निकालें इंडिविजुअली, a स्क्वायर निकालें, फिर यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो काफ़ी लेंदी जाएगा क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर कोई भी रिलेशन डिफाइन किया हो मैट्रिक्स में यूजिंग पॉलिनोमियल, तो गारंटी है उसको कि वो क्वेश्चन सॉल्व होगा केली-हैमिल्टन थ्योरम से। पहले क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स से हम निकाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले a³ माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 6, तो 6a स्क्वायर प्लस माइनर लॉन्ग डायगोनल, तो ये आ गया 6 + 4 + 1 इंटू ए माइनस डिटरमिनेंट का वैल्यू इंटू आई इज इक्वल टू 0। यहाँ निकल गया ये। अब यहाँ देखो ध्यान से, तुमको यहाँ क्रिएट करना है a इनवर्स, तो a इनवर्स क्रिएट करना है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई टर्म भी नहीं है क्यूबिक का। इसका मतलब है कि हमको 1 डिग्री का रिड्यूस करना होगा। तो क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे इसको a इनवर्स से बोथ साइड, क्योंकि यहाँ मॉड a नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो a है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और हमको पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं इनवर्स से। और हमको ये पता है कि a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू होता है आई के बराबर, वही यहाँ पे करेंगे। तो अप्लाई किए इसको, a इनवर्स से कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i माइनस 6a इनवर्स इक्वल टू 0। और यहाँ देखो 6a इनवर्स को हमको ले जाना पड़ेगा LHS में, तो इसको इधर ले आएंगे, 6a इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। तो काफ़ी ईजी हो गया कंपेयर करना बस, यानी कि लैम्डा का वैल्यू आ गया यहाँ से -6 और म्यू का वैल्यू आ गया यहाँ से 11, तो लैम्डा प्लस म्यू आ गया 5। तो फेरली सिंपल क्वेश्चन अगर पता है केली-हैमिल्टन थ्योरम तो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी सिंपल है। मेरे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल क्वेश्चन डिफाइन किया गया है λ³ माइनस 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ए जो होगा वो 3 मैट्रिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद फाइंड ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का हमको ट्रेस निकालना है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए कोई मैट्रिक्स होगा उसका हमको निकालना है ट्रेस। इसका मतलब क्या होगा कि हमको एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसका निकालना है आइगन वैल्यूज। मान लेते हैं वो λ1 λ2 λ3 होगा, देन हमको उसका सम निकालना पड़ेगा, देन मेरे पास आ जाएगा ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसके रूट्स क्या है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे तो मुझे दिख रहा है कि 2 इसका रूट होगा, इसका मतलब λ-2 का फैक्टर होगा, तो उसको सिम्प्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा λ-2 और लैम्डा इसका माइनस λ-2 इक्वल टू 0। यहाँ से बस 3 वैल्यू आ गया लैम्डा का, λ1 λ2 तो रिपीटेड रूट है 2 और 2, और यहाँ λ3 जो है वो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मॉड ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ए निकालना काफ़ी ईजी है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × -1 यानी कि -4। ठीक है, फिर आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, हम बताया था अपने पिछले वीडियो में जहाँ हम डिस्कस किया था आइगन वैल्यू की। आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है मॉड ए बाई λ1 मॉड ए बाई λ2 मॉड ए बाई λ3। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -4/2 -4/2 और -4/-1। तो यहाँ से आ गया -2 -2 और 4। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यूज। हमको पता है ट्रेस क्या होता है, सम आइगन वैल्यूज, सम कर देंगे तो 4 + -2 -2 ये हो जाएगा 0। तो ये निकल गया मेरा इजीली काफ़ी।
सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है J1 2019 का। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ना, वो है इसमें ऑप्शन सी। बाकी तो फेयरली सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये जो ऑप्शन है यहाँ काफ़ी यूज़ होगा आइगन वैल्यूज़ का। तो पहले तो इजी ऑप्शन को डील कर लेते हैं। तो सबसे इजी ऑप्शन मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी। क्या बोला गया, डिटरमिनेंट ऑफ आर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस 8 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पी एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है, क्यू एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है, और आर को डिफाइन किया है पी इंटू क्यू इंटू पी इनवर्स है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, मॉड आर। तो अगर हमको मॉड आर निकालना है तो पता है कि डिटरमिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट हो जाएगा मॉड पी इंटू मॉड क्यू इंटू मॉड ऑफ पी इनवर्स। हमको पता है मॉड पी इंटू मॉड पी इनवर्स 1 हो जाता है, यानी बच गया मॉड आर इज इक्वल टू मॉड क्यू। तो काफ़ी सिंपल हो गया, मॉड क्यू निकालना है बेसिकली बस। सो लेट्स फाइंड मॉड क्यू। तो मॉड क्यू आ गया मेरे पास यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ जो हमको दे रखा है ऑप्शन में, वो दे रखा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस 8। तो जो डिटरमिनेंट दिया हुआ था उसका वैल्यू आ रहा था 4 इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8। यहाँ से अगर हम 4 फैक्टर कर ले तो हो जाएगा कितना, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, यानी हो गया 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि यहाँ भी आ रहा था यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों डिटरमिनेंट सेम ही है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ओके, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी बोल रहा है फॉर एक्स इक्वल टू 1 दे एग्जिस्ट यूनिट वेक्टर ए आई के प्लस बी जे के प्लस गामा के फॉर विच आर इंटू अल्फा इंटू बीटा एंड गामा इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ओके, सो एक्स को पहले 1 रखते हैं, तो एक्स को 1 रखे। सो यहाँ पर मॉड आर आ गया 44, यानी कि मॉड आर नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि आर जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको पूरे से आर इन्वर्स से, तो आर इन्वर्स में आर हो जाएगा आई, तो बस यहाँ पास अल्फा गामा इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब अल्फा बीटा गामा जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होगा कि जो इंडिविजुअल टर्म्स है वो 0 होगा, यानी कि अल्फा 0 बीटा 0 गामा 0, ये आ गया ये। तो यहाँ से जो ये बोल रहा था कि यूनिट वेक्टर यूज करेगा, तो करेगा नहीं, यहाँ तो नल वेक्टर आ गया, इसका मतलब ये सही ऑप्शन नहीं है। ओके, अब आते हैं ऑप्शन ए के ऊपर। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देयर इज रियल नंबर एक्स सच दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू पी। इससे क्या होगा कि जो मैट्रिक्स है पी क्यू और क्यू, पी और क्यू वो कम्यूटेबल है। तभी इसका मतलब होता है ना, कम्यूटेबल क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ हम निकालते हैं पहले पी इंटू क्यू। तो हम बाकी 60 नहीं निकालेंगे, फर्स्ट रो ही अगर हम निकाल पाते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट रो में ये एलिमेंट्स आ गए कुछ, फिर क्यू पी निकालते हैं तो फर्स्ट रो में ये आ गए। अगर ये बराबर हैं तो इक्विट कर लेते हैं, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर एक्स प्लस इक्वल टू कर लेते हैं 5 प्लस 2। यहाँ से आ रहा है एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आ रहा है एक्स इक्वल टू 1, दोनों डिफरेंट वैल्यू आ गया। इसका मतलब कि पॉसिबल नहीं है कि किसी भी एक्स के लिए ये दोनों बराबर हो पाएंगे, यानी कि पी और क्यू कम्यूटेबल हो पाएंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन, ऑप्शन सी के ऊपर। तो सी क्या बोल रहा है कि फॉर एक्स इक्वल टू 0 इफ आर इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स मैट्रिक्स देन ए प्लस 5 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा था देख के कि ये जो फॉर्मेट है ये कुछ कुछ इस फॉर्मेट में है ना, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स फॉर्म में है, लैम्डा इक्वल टू 6 है मेरा, यानी हमको इस एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कि हमको इस आर मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकाल के दिखाना है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 6। ये पूरा पूरी क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर यही फॉर्मेट है, देखो आर इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमको लैम्डा जो 6 है उससे करस्पॉन्डिंग को एक्स का वैल्यू यानी कि आइगन वेक्टर वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या मेरे पास दिया हुआ है, तो हमको पास क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्यू मैट्रिक्स वैल्यू निकालते हैं जब मेरा एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो ये आ गया ये। अब ध्यान दोगे तो क्यू मैट्रिक्स क्या है मेरा, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे, देखो यहाँ पर सिर्फ डायगोनल के अलॉन्ग एलिमेंट्स है, बाकी सब 0 है। तो हमको पता है कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो उसके आइगन वैल्यू होते हैं वो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि इसका हो जाएगा 2, 4 और 6 हो जाएगा आइगन वैल्यू। ठीक है, तो बस रिलेशन दिया होता है कि आर इक्वल टू होता है पी इंटू क्यू इंटू पी इनवर्स। तो यहाँ पर हमको क्रिएट करना होगा आर का हमको निकालना है आइगन वेक्टर, तो हमको कुछ इक्वेशन चाहिए होगा आर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ बस एक दिया हुआ एक्सप्रेशन आर इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू पी इनवर्स। तो थोड़ा इसको सिम्प्लीफाई करते हैं ताकि हम सिर्फ आर में एक इक्वेशन ला पाए। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं पहले इसको पी से, तो अप्लाई किए, पोस्ट अप्लाई किए पी से, तो क्या हो गया आर इंटू पी इज इक्वल टू पी क्यू, पी इनवर्स इंटू पी जगह आई, यानी कि आर पी इक्वल टू पी क्यू आ गया। इस तरह से यूज़ करेंगे हम आगे सिम्प्लीफाई करने में। अच्छा, अब यहाँ देखो ध्यान से कि क्यू का मेरे पास पता चल गया है कि आइगन वैल्यू 6 है। इसका मतलब क्यू ए इक्वल टू 6 ले सकते हैं, यानी कि कोई भी एक हम ले रहे हैं वेक्टर या मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो वो पता है ना कि अगर आइगन वैल्यू एक्स, अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स ले सकते हैं। वही यहाँ पे किए हैं कि क्यू ए इक्वल टू 6 ए कर दिए। ठीक है, यहाँ पर ए जो हो गया वो क्या हो गया, क्यू मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पी से। तो पी से अप्लाई करते क्या हो गया, ये आ गया पी क्यू ए इक्वल टू 6 पी ए। ठीक है, अब हमको पता है कि पी क्यू इक्वल टू होता है आर पी, तो यहाँ हम लिख देंगे इसको आर पी, तो आर पी ए इक्वल टू हो जाएगा 6 पी ए। अब यहाँ ध्यान दोगे तो अगर हम पी ए को एक पूरा मैट्रिक्स मान लें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बेसिकली लिखा हुआ है आर एक्स मान लेते हैं थोड़ा के लिए, आर एक्स इज इक्वल टू 6x, यानी कि ये तो इक्वेशन बन गया मेरा वही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला। ओके, सो यहाँ हम ये प्रूव कर दिए ना कि जो 6 जो है वो आइगन वैल्यू है आर का। ठीक है, और यही पैटर्न हमको वहाँ पे क्वेश्चन में भी दिखा था ऑप्शन में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, क्यू ए इक्वल टू 6 मेरे पास इक्वेशन था,
तो अगर हम ध्यान दें तो क्यू मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है, हमको पता है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हम डायरेक्टली ले सकते हैं वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ बस हमको लिखना है सी से करस्पॉन्डिंग, पता है ये क्या होगा, ये E3 होगा। तो जो नहीं देखा वीडियो देख लेना, वहाँ बताया था E1 E3 कॉन्सेप्ट लास्ट में। तो अगर E3 होगा इसका आइगन वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि Q इंटू E3 इज इक्वल टू 6E3। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया मेरा आइगन वैल्यू का, आइगन वेक्टर का। तो Q3 इक्वल हो जाएगा 6E3। अब यहाँ पर हम Q को अप्लाई करेंगे बोथ साइड P से, तो कितना देगा PQ इंटू E3 इज इक्वल टू 6PE3। ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, P इंटू Q इंटू E3 इज इक्वल टू 6PE3, ठीक है। अब यहाँ पे हम PQ रिप्लेस कर सकते हैं RP से, जो कि यहाँ हम प्रूव कर चुके हैं। तो PQ रिप्लेस करेंगे यहाँ RP से, इज इक्वल टू 6P दिस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हमको चाहिए होगा कुछ ऐसा इक्वेशन कि Rx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आ जाए, जहाँ पर लैम्डा मेरा 6 हो जाए। तो यहाँ मेरा एक्स वैल्यू आएगा आइगन वेक्टर के बराबर। तो RP इंटू E3 इज इक्वल टू 6P इंटू E3 आ रहा है। अब यहाँ क्या करते हैं, P को अप्लाई कर देते हैं इससे 001 से, यानी कि E3 से। तो P क्या है मेरा, P मेरा ये वाला मैट्रिक्स था, P इज दिस। यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं P इंटू E3। हम बताए थे अपने वीडियो में कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं E3 से, तो मेरे पास क्या आता है, थर्ड कॉलम आता है, यानी कि मेरे पास ये आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 6 हो जाएगा। तो मेरे पास ये देखो ध्यान से इक्वेशन क्या आ गया, ये आ गया कुछ Rx इज इक्वल टू 6x के बराबर, यानी कि मेरे पास 6 हो गया आइगन वैल्यू, x हो गया मेरा आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर क्या है मेरा 1 2 एंड 3। तो वही चीज़ यहाँ दिया हुआ था, 1 तो दिया हुआ था, A और B पूछा था, A का हो जाएगा 2, P का हो जाएगा 3 एंड A प्लस B हो जाएगा मेरे पास 5। तो अगर मेरे को पता था आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट, तो कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था। जो यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ था मेरा, उसी को यूज़ करके हम ये निकाल लिए, RP इक्वल टू PQ। Q में डायगोनल मैट्रिक्स था, नहीं इसका इसका हो जाएगा आइगन वैल्यू, कंक्लूड कर लिए। अब चूंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वेक्टर को डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से, बस उसको आप पुट कर दिए और यहाँ से बस आंसर निकल के आ गया बिना किसी कैलकुलेशन के। सो यही फ़ायदा होता है आइगन वैल्यू जानने का और आइगन वेक्टर जानने का। यहाँ तो आइगन वेक्टर का यूज़ आया, जनरली वैल्यू से काम बन जाता है, लेकिन वेक्टर भी जा सकता है। तो हम देख लिए कैसे यूज़ करेंगे अगर वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट आया तो, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आई गेस कोई PYQ है, अब याद नहीं कौन सा है, शायद जे एडवांस 2011 का ये PYQ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट M बी ए 3x3 मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग, मेरे पास 3 रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, एंड देन पूछ रहा है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या होगा। तो ये जो पिछले देखा होगा उसको समझ आ रहा होगा देख के कि यहाँ पर मेरे ख्याल से E1 E2 और E3 का यूज़ होने वाला है, ठीक है। जो नहीं देखा है देख लेना, तभी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वीडियो। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें फर्स्ट इक्वेशन पे, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो देखने के लिए करना चाहिए क्या लिखा हुआ है, E2 लिखा हुआ है, यानी कि मेरे पास M इंटू E2 इक्वल टू लिखा हुआ है -1 2 एंड 3। हम बताए थे जब भी हम किसी मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं E2 से, तो मेरे पास क्या आता है, सेकंड कॉलम आता है उस मैट्रिक्स का, यानी कि यहाँ देखो M इंटू E2 इक्वल हो जाएगा -1 2 एंड 3, यानी कि ये क्या हो गया, कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स M हो जाएगा। काफ़ी सिंपल, बिना कोई दिमाग खर्च किए। फिर यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया है, M इंटू 1 -1 0 इक्वल टू समथिंग दिया हुआ। ओके, सो यहाँ ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, तो हम ध्यान दें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान दो, ये क्या बच जाएगा, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यानी कि E1 बन गया। तो यहाँ पर हम इसको ये करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर दिए, तो M को कॉमन आउट कर लिए, हो गया ये प्लस ये इक्वल टू 0 3 2, ठीक है। अब यहाँ इन लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, अब ये बस क्या है, ये हमको पता है ये होता है E1। तो M इंटू E1 हम जानते हैं क्या होता है, हमको M मैट्रिक्स का कॉलम 1 मिल जाएगा, यानी कि ये जो मेरे पास राइट हैंड साइड में है वो क्या है, कॉलम 1 है, यानी कि हम कॉलम 1 फाइंड कर लिए, कॉलम 2 फाइंड कर लिए। अब बस हम फाइंड करना है कॉलम 3 क्या होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ से हमको किसी जनरेट करना होगा E3 क्या होता है, वो होता है 0 0 एंड 1, ये हमको जनरेट करना होगा किस तरह। तो याद होगा पिछले वीडियो में हम बोले थे कि E1 इंटू E3 जिसको हम लोग बेसिस एलिमेंट भी बोलते हैं। बेसिस क्यों बोलते हैं, कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है मान लो ABC, तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग E1 इंटू E3। लिख सकते हैं हम A इंटू E1 प्लस B इंटू E2 प्लस C इंटू E3, ठीक है। किसी भी जनरल मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं बेसिस एलिमेंट। जैसे कि वेक्टर में हमको पता है ना कि I कैप J कैप और K कैप के हेल्प से हम कोई भी 3 डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका कोई वेक्टर होगा, जैसे उसका कोई 3 कंपोनेंट आने वाला होगा X Y Z में, तो उसकी मदद से हम इन तीनों की मदद से हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं बेसिस वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं। तो इन तीनों में से हम कोई भी जो कॉलम मैट्रिक्स होगा उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हमको 1 1 1 को डिजॉल्व करना होगा इन तीनों मैट्रिक्स के टर्म्स में, तो काफ़ी ईजी है, वो तो हम बता ही दिए। 1 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 प्लस 1 इंटू E3 हो जाएगा, ये इक्वल टू जो दिया हुआ है सो। तो यहाँ पे इसको हम तोड़ दिया ऐसे, यहाँ हो जाएगा M इंटू E1 प्लस M इंटू E2 प्लस M इंटू E3 इज इक्वल टू 0 0 12। और हमको ये पता है, ये हमको पता है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा M3 इज इक्वल टू ये। अब यहाँ सॉल्व करेंगे आ जाएगा M3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। हमको पता है M3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू का क्या मतलब होगा कि जो M मैट्रिक्स है थर्ड कॉलम क्या होगा वो ये होगा। तो मेरे पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों आ गया, यानी मेरे पास M मैट्रिक्स आ गया। तो देख लो बिना कैलकुलेशन के, बिना कुछ कैलकुलेट किए, बिना कुछ मल्टीप्लाई किए हम डायरेक्टली निकाल पाए कि M मैट्रिक्स क्या होगा। ये पावर होता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का। तो यहाँ पास M मैट्रिक्स निकल के आ गया। हमको पूछा ट्रेस क्या होगा, ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो हो जाएगा 9। सो दिस इज द आंसर। सो आई थिंक ये बेस्ट मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और कोई मेथड जाओगे लेंदी ही पड़ेगा। ओके, चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर।
तो ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट में 2021 में। यहाँ पर एक मैट्रिक्स डिफाइन किया था, एन एक रिलेशन डिफाइन किया, ए का पावर 20 प्लस अल्फा का पावर 19 प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देन फाइंड करना है कि बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। अब यहाँ बैठ के कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि अगर कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या मतलब है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके सिर्फ नीचे में एलिमेंट्स है, ऊपर जितने एलिमेंट्स है वो जीरो है। तो अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, उन सबके लिए आइगन वैल्यू होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 1, 2 एंड -1। यानी कि जो ए मैट्रिक्स उसका आइगन वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो बी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि इसके भी जो आइगन वैल्यू होंगे वो होगा 1, 4 एंड 1, ठीक है। यहाँ से निकल गया। अब हमको पता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कुछ भी पावर रेज करेंगे तो यहाँ जो ये वाले टर्म्स हैं हमको पता है ना कि ए का पावर n अगर कर देते हैं तो आइगन वैल्यू होता है λ1 का पावर n, λ2 का पावर n और λ3 का पावर n। अब चूँकि हमको पता है कि इसके जो आइगन वैल्यूज है वो डायगोनल एंट्रीज ही हैं, इसका मतलब क्या होगा कि पावर रेज करने पर सिर्फ ये एलिमेंट्स में इनका पावर ही रेज होता है, बाकी यहाँ जो होता रहे वो होता रहेगा। ये तो जीरो ही रहने वाले हैं और बाकी नीचे जो होता रहे चेंज होता रहे, लेकिन हम यहाँ जो होगा बस पावर रेज होता है, इतना हम पावर रेज करेंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें और हम यहाँ अगर हम आइगन वैल्यू के टर्म्स में इसको इक्वेट करें तो कैसे होगा। देखो ए का पावर 20 है जैसे, तो λ1 का पावर 20 हो जाएगा, λ1 का पावर 20 अल्फा इंटू λ1 का पावर 19 प्लस बीटा इंटू λ1 का पावर 1 इजिकल टू बी मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग जो λ1 होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो यानी यहाँ से बस इक्वेशन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर λ2 और λ3 तो हम बना सकते हैं इक्वेशन। तो अगर हम λ3 में इक्वेट करेंगे तो फिर से यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो बचा ऑप्शन λ2 को इक्वेट करने का, तो यहाँ कर लो λ2 को इक्वेट। तो यहाँ है λ2 4 और यहाँ बस λ2 है 2 के बराबर, ठीक है। इसको ट्राई करना, λ3 इक्वल टू -1 और यहाँ 1 जो है इनको इक्वेट करोगे तो वापस से सेम क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन नहीं बनता इसका। लेकिन यहाँ अगर इसको इक्वेट करें λ2 को तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 20 प्लस अल्फा 2 का पावर 19 प्लस बीटा इंटू 2 इजिकल टू 4, ये आ गया। यहाँ सॉल्व करने के बाद अल्फा का वैल्यू आ जाएगा निकल के, अल्फा आ जाएगा -2 के बराबर। हमसे पूछा गया है कि बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, तो हमको पता है बीटा इक्वल टू नेगेटिव अल्फा यानी कि जगह -2 अल्फा, तो जगह -2 इंटू -2 इजिकल टू 4, ये आ गया 4। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को भी, तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। इसको ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का केली हैमिल्टन थ्योरम से भी, उससे भी हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, ट्राई कर देखना। सो यही वीडियो था, इसमें हम जितने भी प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड टू आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर हम डिस्कस कर दिए। अभी भी कुछ पार्ट रह गया है, 2-3 वीडियो मेरे ख्याल से भी और बनाने पड़ेंगे। डिटरमिनेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कुछ वीडियो बनाना पड़ेगा, चूँकि यहाँ काफ़ी रिक्वेस्ट था कि एडवांस से पहले आ जाए वीडियो। तो हम जो मेन है ना आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कॉन्सेप्ट वो डिस्कस कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है रिपीटेड वो इसी कॉन्सेप्ट से आता है। बाकी डिटरमिनेंट के रिलेटेड क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली बहुत कम ही आते हैं जेईई में एडवांस में, सो इसलिए वो हम बनाएंगे एडवांस के बाद ही। तो ये वीडियो मेन पर्पस ये दिखाने का था कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट करके हम काफ़ी टफ प्रॉब्लम्स को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।